हेलो बच्चों। तो चलो आगे का शुरू करते हैं। आगे का टॉपिक है कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। हम तीसरी बात करेंगे। एक्चुअली प्रीवियस क्लास में हमने दो ऑलरेडी बातें करा था। चार्ज का एक नेचर होता है एडिटिविटी ऑफ चार्ज, कहते हैं एडिटिविटी प्रॉपर्टी होती है चार्ज की, और दूसरा प्रॉपर्टी हमने जाना था क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, आपको याद होगा, ठीक है। अब जानेंगे कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज में सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि चार्ज कांस्टेंट रहता है आइसोलेटेड सिस्टम का। बच्चों, आइसोलेटेड वर्ड या आइसोलेटेड सिस्टम बोलना बड़ा इंपॉर्टेंट है। अगर आप ये बात नहीं बोलोगे तो दिक्कत हो जाएगी। चार्ज ऑफ एन आइसोलेटेड सिस्टम रिमेन्स कांस्टेंट। पहला पॉइंट क्या बोला मैंने? पहला पॉइंट क्या बोला? चार्ज ऑफ एन isolated system is remains constant। दूसरी बात, चार्ज is neither created nor be destroyed but it can transfer from one body to another body। जैसे आपको एक क्वेश्चन कराया था एनसीईआरटी का फ्रॉम एग्जांपल नंबर 1.1 है। वो क्या कह रहा था? 10 की पावर 9 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर बॉडी। एक बॉडी से दूसरे बॉडी पे चार्ज चला जाता है। अच्छा, दूसरा आप क्या करोगे? अगर एक पेन ले लो, पेन को अगर आप हेयर के साथ रब करोगे और पीसेस ऑफ पेपर को देखोगे, अट्रैक्ट होता है। ऐसा करके देखना, होता है पीसेस ऑफ पेपर क्या होगा? अट्रैक्ट हो जाएगा। तो आप क्या देख रहे हो? चार्ज ट्रांसफर हो रहा है। पहले पेन को आप पेपर से टच करोगे, कुछ नहीं हो रहा होगा, लेकिन जो ही आप हेयर के साथ जब रब करोगे तब देखोगे चार्ज इस पे अपीयर हो जाता है। इसका मतलब हुआ क्या? याद रखना, चार्ज इज neither be created nor be destroyed but it can transfer from one body to another। वन बॉडी टू अनदर, इस बात को याद रखेंगे। क्लियर है? लिख लो, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज में इतनी सी बातें। अब इसमें हम बहुत सारी बातें करने वाले। फ्रिक्शन, इलेक्ट्रिसिटी के बारे में भी बात करेंगे। इरेज करूं क्या? चलो ठीक है। कंजर्वेशन ऑफ चार्ज आपको समझ में आ गया। एनसीईआरटी का एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 1.5 कहता है जब आप सिल्क क्लॉथ को ग्लास रॉड के साथ रब करोगे तो उस पर चार्ज अपीयर हो जाता है। हालांकि आपने ये बात तो जान लिया कि कंजर्वेशन ऑफ चार्ज जो है, चार्ज के नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉय बट इट कैन ट्रांसफर फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर। होता है भाई? हाँ बोलो यार, अरे होता है ना? हाँ ठीक है। चलो, तो अब यहाँ पे क्या कह रहा है? जब आप सिल्क क्लॉथ को ग्लास रॉड के साथ रब करोगे तो ग्लास रॉड पे देखोगे पॉजिटिव चार्ज हो जाता है ना? तो ये चार्ज इस पे कैसे आ रहा है? एक साइड तो आप कहते हो कि चार्ज जो है क्रिएट नहीं किया जा रहा है, दूसरा कहते हो कि डिस्ट्रॉय भी नहीं किया जा रहा है, बट आप जब रब करते हो सिल्क क्लॉथ के साथ तो चार्ज इस पे अपीयर हो रहा है। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज कंसिस्टेंट है क्या? उस क्वेश्चन को जाके पढ़ो, एक्सरसाइज का 1.5 फ्रॉम एनसीईआरटी। जरूर पढ़ना बच्चों एनसीईआरटी के क्वेश्चन। क्लियर है? उसको जब पढ़ोगे तो ऑब्वियसली चार्ज इज अपीयर ऑन इट whenever we are rubbing with silk cloth with glass rod, तो चार्ज इज अपीयर ऑन इट, क्रिएट नहीं हो रहा है, अपीयर हो रहा है। दैट मीन्स ऑब्वियसली ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन को कंसिस्टेंट रख रहा है। ठीक, इस बात को हमें याद रखना है। नेक्स्ट टॉपिक आ जाते हैं कूलम्स लॉ। क्या है बच्चा? कूलम्स लॉ। टॉपिक क्या है? कूलम्स लॉ। कूलम साहब आए, उन्होंने हमें ये बताया चार्ज जो होता है, अगर मैं चार्ज की बात करूं, चार्ज जो होता है, मान लो दो चार्ज हमारे पास Q1 और दूसरा Q2, ये दो चार्ज है, इसके बीच का डिस्टेंस मान लो R है और इसको मैंने वैक्यूम में रखा। कहां रखा बच्चों? वैक्यूम में रखा। दो चार्ज को जब वैक्यूम में रख रहा हूं एट अ डिस्टेंस ऑफ R, तो कूलम्स ने बोला द फोर्स between two charge in a vacuum is directly proportional to the product of magnitude of them। अरे हाँ बोलो यार, क्या बोला उन्होंने? उन्होंने बोला जी ये जो फोर्स है ना भाई साहब, ये फोर्स देखो, ये फोर्स जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके? Q1 Q2 के। अरे समझ में नहीं आया क्या?
नहीं आया क्या? अरे हाँ बोलो यार, आ गया ना, चलो ठीक है। क्या बोला? द फोर्स of two charges in a vacuum is directly proportional to the product of magnitude of them। प्रोडक्ट बोले तो मल्टीप्लाई, दोनों चार्ज के मैग्नीट्यूड को मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम। क्या बोला मैंने? इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम, ठीक है। ये दोनों बातें कूलम साहब ने अपने लॉ में बताया। क्या बोला? फोर्स बिटवीन टू चार्ज, फोर्स बिटवीन charge is directly proportional to the force between two charge in vacuum। कर दोगे क्या और मजा आ जाएगा? in vacuum is directly proportional to the product of magnitude of them and inversely proportional to the square of distance between them। तो पहली बात तो ये हो गया बच्चे, दूसरी बात ये हो गया। पहली बात ये, दूसरी बात तो ये है। पहली बात तो ये है, दूसरी बात ये है। अब दोनों को अगर मैं कंपेयर कर दूं तो फोर्स तो प्रोपोर्शनल ही है ना, किसके? Q1 Q2 के एंड R स्क्वायर के। ऐसा लिखूं क्या? अरे कोई दिक्कत है क्या? नहीं समझ में आया? F इज प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 अपॉन में R स्क्वायर। इतनी बात क्लियर है? छापो जल्दी से। हो गया क्या? चलो ठीक है। इरेज करूं क्या? अरे स्क्रीनशॉट ले लो बच्चों, क्लियर है? चलो ठीक है। मैं इसको आगे फर्दर अगर लिखूंगा तो एक बात बताओ, F मस्ट बी इक्वल्स टू के बन जाएगा। अरे प्रोपोर्शनलिटी हटता है तो कांस्टेंट आएगा ना, हाँ बोलो यार, ठीक है। तो प्रोपोर्शनलिटी हटा और हमारे पास एक के आ गया, वेयर के इज कांस्टेंट Q1 Q2 अपॉन में R का स्क्वायर। कोई दिक्कत है क्या? अरे कोई दिक्कत है क्या? समझ में आया क्या? F इक्वल्स टू के Q1 Q2 अपॉन में R स्क्वायर आ गया। क्लियर है? समझ में आ गया? ठीक है। अब ये जो K है, यहाँ पे K जो है, वेयर K इज प्रोपोर्शनल कांस्टेंट, इसको इरेज कर दूं मैं, लिख लो। चलो जी, इरेज करता हूं, फिर आगे की कहानी हम समझते हैं। बोर्ड छोटा है बच्चों, बस थोड़े और मेहनत की मुझे आवश्यकता है, फिर बोर्ड भी आएगा, शायद स्मार्ट बोर्ड भी आएगा, है ना। तो चलो, बट अभी तो हमें बस इसी पे करना है, ठीक है। तो हमने जाना F जो है हमारे पास क्या आया? F इक्वल्स टू के Q1 Q2 अपॉन में R का स्क्वायर, ठीक है जी। इतनी बातें आ गया। वेयर के इज प्रोपोर्शनल कांस्टेंट, जिसका वैल्यू होता है 1/4 पाई इप्सिलॉन नोट। बच्चे दो बातें मैं बताऊंगा यहां पे, देखो इसको कहते हैं इप्सिलॉन, EPSILON, और एक होता है अपसाइलन, एक होता है अपसाइलन, ठीक है। ये अपसाइलन है, ये इप्सिलॉन। इसको प्रोनाउंस करेंगे इप्सिलॉन, इसको प्रोनाउंस करेंगे अपसाइलन, ठीक है। अच्छा, इसमें एक चीजें याद रखना, अगर मैं यहां पे अगर ऐसा लगा देता हूं जीरो जैसा कुछ, तो इसका मतलब है ये इप्सिलॉन नोट हो जाएगा। इसका मतलब है कि व्हेनेवर वी आर टॉकिंग अबाउट वैक्यूम, तो ये नोट लग जाएगा बच्चे। जीरो, जीरो मतलब वैक्यूम ना, कुछ नहीं है वहां पे, रेफरेंस के लिए, समझ रहे हो ना। इस बात को याद रखना, ये रेफरेंस पॉइंट है वैक्यूम के लिए, ई नोट लगा दिया। और अपसाइलन में नोट लगा देंगे, यहां भी जीरो लगा देंगे तो अपसाइलन नोट कहलाएगा वो, ठीक है। तो k इक्वल्स टू 1/4 पाई इप्सिलॉन नोट, जिसका वैल्यू 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर होता है। इस बात को याद कर लीजिए। और यहां पे जो इप्सिलॉन नोट लिखा बच्चे, इसको कहते हैं फ्री स्पेस ऑफ परमिटिविटी, ठीक है बच्चे। इसको क्या कहते हैं? इप्सिलॉन नोट को फ्री स्पेस ऑफ परमिटिविटी। इसका वैल्यू फिक्स्ड है कितना भाई? 8.85 × 10⁻⁻12 कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। क्लियर है क्या? अरे समझ में आया ये बात?
पक्का पक्का आ गया बच्चों, पक्का पक्का आया क्या? हाँ बोलो यार, हाँ बोलो यार, क्लियर है? ठीक है, छाप लो पहले, आगे बढ़ेंगे फिर। क्लियर है? चलो जी, ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं, जरा आगे की कहानी देखते हैं। इप्सिलॉन अपसाइलन दोनों समझ में आ गया भाई? ठीक है जी, ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं। अब देखो, जब आपने कूलम्स लॉ पढ़ा तो ऑब्वियसली कूलम्स ने जो ये आपको बात बताया, वैक्यूम के लिए बताया, तो आप बोलोगे सर अगर इस चार्ज को मैं उठा के किसी मीडियम में रख दूं तब क्या होगा? तो देखो, कूलम्स लॉ या कूलम्स फोर्स, जो भी बोलना है आपको, कूलम्स लॉ फॉर मीडियम। अगर मैं कोई मीडियम ले लेता हूं, डाई इलेक्ट्रिक मीडियम हमारे पास, अरे डाई इलेक्ट्रिक मीडियम हमारे पास, मान लो एक मीडियम ले लिया, अब हमारे पास वैक्यूम में नहीं है, एक मीडियम में रखा है, तो एफ इन मीडियम, जो फोर्स इन मीडियम आएगा वो क्या आ जाएगा पता है? फोर्स इन वैक्यूम डिवाइड बाय के। आप बोलोगे वेयर के इज, के जो है हमारा क्या हो जाएगा? डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट। इस बात को याद रखो, वेयर के इक्वल्स टू डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट। ठीक है बच्चे? अब बोलोगे क्या मतलब? देखो, फोर्स का वैल्यू क्या था? 1/4 पाई इप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन में R का स्क्वायर। हाँ बोलो यार, F का वैल्यू यही तो आएगा, और अपॉन में क्या था? K था। तो K जो है F मीडियम अगर निकालूंगा, ये K यहाँ पे मल्टीप्लाई में आ जाएगा क्या? F मीडियम must be equals to 1/4 पाई इप्सिलॉन नॉट इंटू के Q1 Q2 अपॉन में R का स्क्वायर। ये हो गया आपका मीडियम का फोर्स। क्लियर है बच्चों? जो भी फोर्स वैक्यूम में निकालोगे उसकी मीडियम परमिटिविटी, मतलब आप ये मान लो मीडियम का जो डाइलेक्ट्रिक्स है उससे डिवाइड कर दोगे तो फोर्स इन मीडियम आ जाएगा। क्लियर है बच्चों? क्लियर है? अरे फिर से बताऊं क्या? एक बारी और बता दूं। चलो देखो, फोर्स जो वैक्यूम में आपने कैलकुलेट करा दो चार्ज का, ठीक है, वो निकाल लिया आपने, डिवाइड बाय डाइलेक्ट्रिक कर दो, जो उसका मीडियम में अगर रखा उसका वैल्यू गिवन होगा, जैसे वाटर के लिए 80 समथिंग होता है, इसी तरह ये गिवन होगा, वैल्यू नहीं होगा गिवन तो क्वेश्चन में ये वैल्यू आपको निकालने को बोलेगा और सारा वैल्यू गिवन होगा। ठीक है, ऐसा होता क्वेश्चन। अभी करवाऊंगा बहुत सारे क्वेश्चन, पहले ये देख लो। एफ मीडियम 1/4 पाई इप्सिलॉन नॉट के Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर हो गया क्या? क्लियर है क्या? अरे समझ में आ गया इतनी बात? पक्का बताओ यार। ठीक है जी, इतनी बात समझ आ गया। वेयर के जो है ना डाई इलेक्ट्रिक, ये जो लिखा आपने उसको ई नोट इंटू ई आर लिखा हुआ देखोगे आप लोग। अब ये ई नोट ई आर क्या है इसको सुन लो जरा। ये जो ई नोट इंटू ई आर लिखा आपने, ई नोट तो आपको मालूम ही है, ई आर हो जाएगा परमिटिविटी ऑफ मीडियम, और ई नोट तो आपको मालूम है क्या है? फ्री स्पेस ऑफ परमिटिविटी। ठीक है बच्चों, इतनी सी बात लिख लो। क्लियर हुआ? अरे मीडियम का भी क्लियर हुआ क्या? हाँ बोलो यार, क्लियर है? चलो जी, अब एक दो न्यूमेरिकल करेंगे बच्चों, फिर आगे बढ़ेंगे। ठीक है, न्यूमेरिकल में हम इरेज कर ले इसको। हाँ बोलो। जबरदस्ती नहीं है बच्चों, जबरदस्ती हाँ नहीं बोलना। सॉरी, थोड़ा सा डिस्टरबेंस आप लोगों को हो सकती है आवाज़ को लेके। अभी एक दो दिन में मेरा माइक आ जाएगा, फिर शायद ये प्रॉब्लम ना हो आपके साथ। ठीक है, एक और वीडियो में आपको ये नॉइस भी आपको सहना पड़ सकता है। तो चलो जी, अब नेक्स्ट कहानी को समझते हैं। सपोज करो एक क्वेश्चन है हमारे पास, एक चार्ज रखा है इलेक्ट्रॉन। क्या रखा है बच्चे? इलेक्ट्रॉन। दूसरा चार्ज क्या है? एक मान लो प्रोटॉन है। तो यहां पे मैंने लिया एक इलेक्ट्रॉन, यहां पे लिया एक प्रोटॉन। ठीक है, इसके बीच का सेपरेशन 1 एंगस्ट्रॉन का है ना? क्वेश्चन आप लोग एनसीईआरटी जरूर खोलो, एग्जाम्पल नंबर 1.4 है, शायद 1.4 है एनसीईआरटी का, 1.3 या 1.4 होगा बच्चों। ठीक है, 1.4 ही है। अब देखो क्या 1.4 एग्जाम्पल नंबर में क्या है, हमारे पास एक इलेक्ट्रॉन है, एक प्रोटॉन है, 1 एंगस्ट्रॉन डिस्टेंस पे सेपरेट हुआ है। फाइंड द रेशियो ऑफ electrostatic force and
ग्रेविटेशनल फोर्स। ठीक है, क्वेश्चन क्या रहा है, दो चार्ज है हमारे पास, एक तो इलेक्ट्रॉन है भाई और एक क्या है प्रोटॉन। ऑब्वियसली दोनों का चार्ज सेम ही होता है 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19। हमारे पास आर भी गिवन है, कितना गिवन है बच्चे, 1 एमेक्स्ट्रॉन बोले तो 10 की पावर माइनस 10 मीटर। याद है ना बच्चों, ये वैल्यू याद है ना 1 एमेक्स्ट्रॉन क्या होता है, नहीं है याद है चलो ठीक है अभी कर लो बच्चों। नैनोमीटर जब भी होगा 10 की पावर माइनस 9, पिको जब भी लिखा होगा 10 की पावर माइनस 12, माइक्रो जब भी लिखा होगा 10 की पावर माइनस 6, मिली जब भी लिखा होगा 10 की पावर माइनस 3, और जब भी एमेक्स्ट्रॉन लिखा होगा 10 की पावर माइनस 10। याद रखेंगे इस बात को। चलो ये हमारे पास गिवन है क्वेश्चन में। अब हमें निकालना क्या है, हमें निकालना है रेशियो किसका भाई, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स और कौन सा, ग्रेविटेशनल फोर्स। ये दोनों का रेशियो निकालना है। तो एक काम करो ना बच्चों, एफ सी, कूलम्बिक फोर्स को मैं सी से डिनोट करता हूं, तो क्या था वैल्यू भाई, के Q1 Q2 अपॉन में R का स्क्वायर हो गया। ये हो गया पहला इक्वेशन। और दूसरा क्या भाई, ये तो पहला हो गया, दूसरा ग्रेविटी को G से डिनोट कर देता हूं बच्चे, क्या है कैपिटल G, M1 M2 अपॉन में R का स्क्वायर। ये दूसरी बात हो गई। अच्छा एक बात बताओ, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन मालूम है ना, 9.1 इंटू 10 की पावर माइनस 31 kg। बोलोगे सर हमें कहाँ याद रहता है ये बातें, बस आपको याद रहता है। तो बच्चों चलो मैं आपको फिर से लिख देता हूँ, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है 9.11 इंटू 10 की पावर माइनस 31 kg होता है, और मास ऑफ प्रोटॉन जो है आपके पास वो हो जाएगा 1.67 इंटू 10 की पावर माइनस 27 kg। ये दोनों वैल्यू को आप लोग याद कर लो, याद कर लो ये दोनों वैल्यू को। क्लियर है, कोई दिक्कत तो नहीं है। अब हमारे पास दो बातें आ गई इस क्वेश्चन में, दो बातें आ गई क्या, एक तो एफ सी एक एफ जी, मतलब कूलम्बिक फोर्स और ग्रेविटेशनल फोर्स दोनों आ गया। दोनों को डिवाइड ही तो करना है बच्चे, डिवाइड कर दो ना यार, डिवाइड कर दो। देखो आर स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। हाँ बोलो यार कैंसिल होगा क्या, हो गया कैंसिल। ठीक है, हम क्या निकाल रहे हैं, रेशियो निकाल रहे हैं। किसका रेशियो निकाल रहे हैं, तो हमें मालूम है कूलम्बिक फोर्स और ग्रेविटेशनल फोर्स के बीच का रेशियो निकाल रहे हैं, एफ ऑफ जी। अच्छा एक बार बताओ, यहाँ k जो है ऑलरेडी फिक्स्ड वैल्यू है, ये कांस्टेंट है कितना भाई, 9 इंटू 10 की पावर 9 इंटू में कितना भाई, Q1 इंटू Q2 करोगे कितना आएगा, Q1 इंटू Q2 तो सेम ही है ना, 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 का स्क्वायर लिख दूं, कोई दिक्कत तो नहीं है, गाली तो नहीं दे रहे हो, अरे दे रहे हो क्या, नहीं समझ में आए तो दे सकते हो। चलो ठीक है, नहीं बच्चों अच्छी बात करते हैं, चलो ठीक है। तो K Q1 Q2 आ गया हमारे पास, और Q1 Q2 जो है एक इलेक्ट्रॉन है एक प्रोटॉन, ऑब्वियसली चार्ज इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन का सेम रहता है, कितना 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 कूलम। अब देखो G का वैल्यू डालो यार, G का वैल्यू मालूम है क्या, 6.67 इंटू 10 रेज़ टू पावर माइनस 11। ओके, मास ऑलरेडी आई हैव मेंशन्ड, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन। तो भाई क्या हो जाएगा, इसको मल्टीप्लाई करेंगे कितना, 9.1 इंटू 10 की पावर माइनस 31 इंटू 1.67 इंटू 10 की पावर कितना हो जाएगा, माइनस 27। कोई दिक्कत है, थोड़ा छोटा लिखा है मैंने, समझ में ना आए तो मास ऑफ प्रोटॉन है, ठीक है, 1.67 इंटू 10 की पावर माइनस 27। क्लियर है, हाँ बोलो यार, चलो ठीक है। अब देखते हैं, हमें रेशियो निकालना है, एफ सी ओवर एफ जी मस्ट बी इक्वल्स टू 9 इंटू 10 की पावर 9 इंटू में 2.56 हो जाएगा। बोलोगे कैसे, अरे 16 इंटू 16 256 होता है ना, डेसिमल लगा दो ना 2 डिजिट के बाद। क्लियर है क्या, और 19 इंटू 2 कितना हो जाएगा, माइनस 38, और ये क्या हो जाएगा 6.67 इंटू में 9.1 इंटू में 1.67 इंटू में 10 की पावर काउंट कर लेते हैं, तो -11 -31 कितना हो गया, 42 42 42 प्लस 20 40, तो 40 प्लस 20 हो गया आपका 60 67 69 -69 आएगा। क्लियर है, कर लेना ऐड, देखो ना बेस सेम है सबका, 10 की पावर 10 की पावर 10 की पावर लिखा, 10 की पावर लिखा ना, इसीलिए मैंने क्या करा यहाँ पे सबको ऐड कर दिया, पावर को, सब नेगेटिव में था, ऐसा लिख के इसको ऊपर लेके जाओ, पावर को सबको सिंप्लीफाई कर दो, तो एफ सी ओवर एफ जी का जो वैल्यू आएगा, कैलकुलेट करोगे बच्चों, इसको कैलकुलेट कर लेते हैं। तो 10 की पावर कितना बन रहा है, सबसे पहले इसको हम ऐसा करते हैं 9 माइनस कर देंगे, 9 माइनस करेंगे तो हमारे पास जो वैल्यू है वो आ जाएगा 29 आ जाएगा, है ना। तो 9 इंटू में 2.56 इंटू में 10 की पावर कितना हो जाएगा, -29 प्लस में 69,
अब मान लो कितना बन रहा है पावर 40 समथिंग कुछ बनेगा, तो एफ सी ओवर एफ जी का जो वैल्यू आ रहा है अपोन में क्या बनेगा 6.67 इंटू में 1.6 इंटू में 9.1, इसको सॉल्व कर लोगे, सॉल्व करोगे तो कितना आ जाएगा 2.4 इंटू में 10 की पावर जो आ रहा है वो प्लस का 39 आएगा, इतना रेशियो आएगा, यही रेशियो आ रहा है बच्चों। क्लियर है, समझ में आया क्या? जल्दी छापो, लिख लो इस क्वेश्चन को, फिर दूसरा क्वेश्चन बताता हूं। क्लियर है? चलो हेलो बच्चों, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, व्हाट विल बी द फोर्स बिटवीन 2 पॉइंट चार्जेस ऑफ +2 माइक्रोकूलम एंड +4 माइक्रोकूलम रिपेल ईच अदर विद द फोर्स ऑफ 20 न्यूटन। 20 न्यूटन फोर्स से रिपेल हो रहे हैं व्हेन अ चार्ज ऑफ -6 माइक्रोकूलम इज एडेड टू ईच ऑफ देम। पहले देखो क्या है, प्लस का 2 माइक्रोकूलम का चार्ज है एक, और यहां पे ये हमारा चार्ज है प्लस का 4 माइक्रो कूलम का चार्ज है। इस पे हमने एक चार्ज ऐड कर दिया, कितना ऐड करा बच्चों, ऐड कर दिया प्लस में माइनस का 6 माइक्रो कूलम का चार्ज ऐड कर दूंगा। जो ही इस पे चार्ज ऐड करूंगा, जो नया चार्ज मिलके हमें बनेगा वो कितना बन जाएगा, +2 - 6 कितना आएगा, -4 माइक्रो कूलम का चार्ज होगा। हाँ बोलो यार, क्लियर हुआ क्या? अरे -6 माइक्रो कूलम है ना, -6 है +2 है, तो ऐड कर दो ना, -6 प्लस में 2 करोगे कितना आएगा, -4 ही तो आएगा, -4 माइक्रोकूलम का चार्ज आ गया। अच्छा, दूसरे पे अगर मैं ऐड करूंगा -6 माइक्रोकूलम का चार्ज, इसको अगर ऐड कर रहा हूं इस पे, तो कितना बचेगा बच्चे, चार्ज कितना आ जाएगा हमारे पास, फाइनल चार्ज -2 माइक्रोकूलम होगा। यस और नो? ये बोला -2 माइक्रोकूलम हो गया। अब बोला बताओ कि फोर्स कितना हो जाएगा, राइट? हमें फोर्स ही तो निकालना है। तो पहला केस जो एफ है हमारे पास वो गिवन है, कितना भाई, 20 न्यूटन का फोर्स गिवन है। तो एक काम करते हैं, एफ का वैल्यू लिख लेते हैं, कितना, 20 न्यूटन मतलब के इंटू में 2 इंटू में 4। अच्छा, माइक्रो कूलम है ना, माइक्रो कूलम है, देखो ना कितना हो जाएगा, प्लस का 2 प्लस का और इंटू में 10 की पावर माइनस। अच्छा रुको, एक काम करता हूं मैं आप लोगों को समझाने के लिए, 2 इंटू 10 की पावर -6 कूलम भी लिख सकता हूं। अरे प्लस का 2 माइक्रो कूलम है ना, तो माइक्रो का मतलब -6 होता है, अभी बताया था इतना कूलम, इंटू में 4 इंटू 10 की पावर -6 कूलम भी लिख सकता हूँ ना। हाँ बोलो यार, अपोन में आर का स्क्वायर, ये पहला फोर्स आ गया। हाँ बोलो, दूसरा फोर्स निकालते हैं, एफ डैश मस्ट बी इक्वल टू के माइनस का 2 इंटू 10 की पावर -6 इंटू में 4 माइनस में 10 की पावर -6 अपोन में आर का स्क्वायर। एक काम करो, दोनों को डिवाइड कर लो। अरे ये तो गिवन है हमारे पास, एफ का वैल्यू कितना 20 गिवन है पहला केस में, दोनों को डिवाइड करोगे आंसर नहीं आ जाएगा, आर स्क्वायर कैंसिल हो गया, Q1 Q2 ये चीज कैंसिल हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, के कैंसिल हो गया। तो एफ अपोन में एफ डैश का जो वैल्यू आ रहा है वो कितना आ रहा है, 1 के इक्वल आ रहा है। और एफ का वैल्यू आपको मालूम है कितना है भाई, एफ का वैल्यू 20 अपोन में एफ डैश मस्ट बी इक्वल टू 1। सो एफ डैश का वैल्यू कितना आ गया भाई, एफ डैश मस्ट बी इक्वल टू 20 न्यूटन का फोर्स आएगा, लेकिन प्लस में आया बच्चे। क्लियर हुआ? प्लस का ये भी रिपेल करेगा, मतलब ये भी रिपेल करेगा। दो चार्ज देखो नेगेटिव नेचर का है, लाइक चार्ज है। अरे लाइक चार्ज फिजिक्स में तो रिपेल ही होता है, याद है क्या? अरे समझ में आया? हाँ बोलो यार, एक और क्वेश्चन करे क्या, इरेज कर दूं, पहले लिख लो, छाप लो जल्दी से बच्चों, इरेज करता हूँ, एक और क्वेश्चन करेंगे, एक लास्ट क्वेश्चन, फिर उसके बाद आगे टॉपिक पे बढ़ जाएंगे आगे। ठीक है बच्चे, क्लियर है? चलो जी, इरेज कर दूं, कर दो सर, इरेज कर दो। तुम सोचती रहती हो मैं चलो बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, हमारे पास क्या है क्वेश्चन। क्वेश्चन कह रहा है एक सिस्टम ऑफ टू चार्ज, वी कैन कंसीडर अ सिस्टम ऑफ टू चार्ज। क्या ले रहे हैं, एक सिस्टम लेंगे जिसमें दो चार्ज हमारे पास। चलो जी, अ सिस्टम, मान लो अ सिस्टम ऑफ टू चार्जेस Q1 जो कि 3.2 इंटू 10 की पावर -7 कूलम ले लो, एंड Q2 इक्वल्स टू 1.6 इंटू 10 की पावर -7 कूलम ले लो। आर एक्टेड
with a force of फोर्स ले लो 10 न्यूटन। फाइंड, हमें क्या फाइंड करना है? फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन देम, दो चार्ज के बीच का डिस्टेंस निकालना है। क्लियर है? क्वेश्चन समझ आ गया? देखो Q1 गिवन है कितना भाई? 3.2 इंटू 10⁻⁻7 कूलम। Q2 भी गिवन है कितना भाई? 1.6 इंटू 10⁻⁻7 कूलम। इसके बीच का डिस्टेंस कितना है? R गिवन है। ठीक है, हमें R निकालना है। F हमें मालूम है, F बराबर में 10 न्यूटन गिवन है क्वेश्चन में, ये सारा वैल्यू गिवन है। तो देखो F इक्वल टू क्या लिखते हो फॉर्मूला? K Q1 Q2 अपॉन में R का स्क्वायर। चलो सॉल्व करते हैं। अब देखो 10 न्यूटन तो फोर्स हमें गिवन है, दिस इज 9 इंटू 10⁻⁹। अरे के का वैल्यू डाल दो, बोलो हाँ। ठीक है जी, के का वैल्यू डाल दिया। उसके बाद चार्ज 1.6 इंटू 10⁻⁻7 इंटू में 3.2 इंटू 10⁻⁻7 अपॉन में आर का स्क्वायर कर दूं, बोलो हाँ। आर स्क्वायर को इधर लेके जाऊं क्या? अरे ये यहाँ डिवीजन में इधर जाएगा, मल्टीप्लाई में चला जाएगा, लड़ाई करने वाली बात तो नहीं है ना? नहीं है, कर दो सर, जो मन में आए वो करो। अरे बच्चे, मेरे पापा प्राइम मिनिस्टर थोड़ी है जो मन में आएगा करना, ऐसा नहीं हो सकता। ठीक है, देखो 9 इंटू 1.6 इंटू 3.2 इंटू में 10⁻⁴ कितना? 14 माइनस का हो जाएगा। अरे देखो ना, बेस सेम होगा तो पावर अगर सेम साइन का ऐड करके, और यहाँ पे देखो पॉजिटिव में है तो माइनस कर देंगे कितना? 14, तो माइनस का 5 आ जाएगा। क्लियर है? अपॉन में एक 10 आ रहा है। अच्छा डेसिमल हटा दो, यहाँ से भी 2 जीरो और डाल दो। कोई दिक्कत भाई? कोई दिक्कत नहीं सर, बहुत इजी है, कर लो। 9 इंटू 16 इंटू 3 2 इंटू में 10 की पावर कितना हो जाएगा? ये 3 जीरो यहाँ नीचे ऊपर जाएगा, प्लस हो जाएगा पावर, लेकिन नेगेटिव में कितना? माइनस का 8 आ गया। हाँ बोलो यार, आर स्क्वायर बराबर आ गया इतना। आर का वैल्यू निकाल रहे हैं अपन लोग। आर मस्ट बी इक्वल्स टू अंडर रूट 9 इंटू 16 इंटू 32 इंटू 10⁻⁻ कितना? -8। -4 का स्क्वायर लिख लो क्या? लिख लो -4 का स्क्वायर। देखो ना, 4 2 8 -8 लिख तो सकता हूँ ऐसा? अरे लिख सकता हूँ ना? हाँ बोलो यार, ठीक है। अच्छा 9 का स्क्वायर मालूम है ना, स्क्वायर रूट कितना? 3 आ जाएगा। 16 का 4 आ जाएगा। अच्छा 32 को क्या करूँ फिर? 32 16 2 जा 32, तो 16 में से 4 को बाहर निकाल लेता हूँ। 4 को बाहर निकाल लेता हूँ, √2 रहने देता हूँ, इंटू में 10⁻⁻4। अच्छा √2 का वैल्यू आपको मालूम है, आर मस्ट बी इक्वल्स टू 16 4 जा 4 4 जा 16 इंटू 3 48 आ जाएगा। 48 इंटू में √2 का वैल्यू 1.41 होता है, इंटू में 10⁻⁻4 कर दो। अच्छा 141 इंटू में इसको मल्टीप्लाई कर दो, कितना आएगा भाई? 8, और फिर ये आ गया ये आएगा। बच्चों इतना लिख सकता हूँ क्या? ये सॉरी, यहाँ डेसिमल आएगा। तो R मस्ट बी इक्वल्स टू 67.68 इंटू 10⁻⁻4 है। अब एक काम करो, डेसिमल को हम लेफ्ट लेके जाएंगे, एक डिजिट के बाद लेके जाएंगे, तो पावर क्या हो जाएगा? डिक्रीज हो जाएगा। मतलब कहने का मतलब है इंक्रीज हो जाएगा पावर। ये वैल्यू जो है -3 बचेगा, इंक्रीज हो गया पावर। R मस्ट बी इक्वल्स टू 6.768 इंटू 10⁻⁻3 मीटर। यही है आंसर। क्लियर है बच्चों? आर का वैल्यू क्लियर हुआ? हाँ बोलो यार, क्लियर हो गया? पक्का पक्का, आगे बढ़े, छाप लो। चलो जी नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नहीं अब क्वेश्चन नहीं, एक टॉपिक और करेंगे बच्चे, फिर नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे हम। इस टॉपिक को करते हैं जल्दी से। नेक्स्ट टॉपिक है, नेक्स्ट टॉपिक क्या है सर? नेक्स्ट टॉपिक है अपना कूलम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म। कूलम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म। देखो इसमें हमने क्या करा, एक Q1 चार्ज रखा, बोलो हाँ। एक Q2 चार्ज रखा, बोलो हाँ। इसके बीच का सेपरेशन बोलो R ले लिया। अरे ले सकता हूँ, हाँ बोलो यार बच्चों। अच्छा एक बार तो Q2 जो Q1 पे फोर्स लगाया किस डायरेक्शन में? इधर डायरेक्शन में, F12 इस डायरेक्शन में। अच्छा एक बार तो Q1 भी तो Q2 के साथ फोर्स का इंट्रैक्शन होगा, कितना हो जाएगा भाई? F21। क्लियर है? हाँ बोलो यार। तो कंसीडर करते सबसे पहले, कंसीडर अ सिस्टम of two
charges, consider a system of two charges with separation r, we wish to calculate इलेक्ट्रिक फोर्स बिटवीन देम, है ना। अब सिस्टम की बात कर रहे हैं, तो एक काम करो, फोर्स ऑन Q1 ड्यू टू Q2 कितना आएगा भाई, F12 बराबर में K Q1 Q2 अपॉन में R का स्क्वायर कर दो और यहाँ पे यूनिट कैप लगा दो R12 का। डायरेक्शन भी हमने दे दिया क्योंकि ऑब्वियसली वेक्टर के फॉर्म में लिख रहे हैं ना। उसके बाद क्या, फोर्स ऑन Q2 ड्यू टू Q1 कितना आएगा भाई, F21 बराबर में K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर R21। दूसरी बात क्लियर हुआ, दोनों कहानी समझ में आ गया, F1 F2 दोनों समझ में आ गया, बोलो हाँ ठीक है। फोर्स जो है कंजर्वेटिव इन नेचर रहता है, तो एक बार बताओ F12 प्लस में F21 ऐड करूंगा, आंसर क्या आएगा, 0 आएगा। तो एक बार बताओ, दोनों को अगर मैं ऐड कर दूंगा बच्चों, तो क्या मैं ऐसा लिख सकता हूं, F12 देखो ये प्लस में इक्वल टू के उधर जाएगा, क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। हाँ बोलो यार, तो माइनस में F21, तो क्या हुआ, जो हमारा कूलम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म है वो किसको ओबे कर रहा है, न्यूटन थर्ड लॉ को। देखो ना, टू द एवरी एक्शन इज इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन, दिख तो रहा है, मैग्नीट्यूड इक्वल है, डायरेक्शन ऑपोजिट है, यस और नो, क्लियर हुआ। ये वर्ड लिख लो यहाँ पे, ये है कूलम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म, डायरेक्शन के साथ हमें ऐसा लिखना पड़ता है, छापो जल्दी से। क्लियर है बच्चों, चलो फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट क्लास में, थैंक यू।